नमस्कार, जनता आगे जवाब में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी और मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन। जी हां, बड़ा सवाल ये पार्टियों के अंदर का जो कलह है, जो घमासान है, वो बगावत की राह पर क्या चल पड़ा है। और ये बड़ा सवाल ये भी कि पार्टियां क्या इस पूरे के पूरे परिदृश्य से निकल कर कुछ नजारा बना पाएंगी, अगर जहां विरोध का नजारा सबसे बड़ा हो। इन तमाम चीजों को जानेंगे, लेकिन कार्यक्रम के शुरू में पहले हम देखते हैं सुर्खियां। मुंबई में जिया न्यूज की महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी मामले में 5 आरोपियों को जमानत। 15-15 हजार के बॉन्ड पर कोर्ट ने दी जमानत। दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट में मोदी और राहुल पर बरसे केजरीवाल, कहा दोनों को हराना है, मुस्लिमों के लिए रोड मैप की बात भी कही। गुजरात दंगा मामले में जाकिया ने हाईकोर्ट में दाखिल की अर्जी। जाफरी ने मोदी को क्लीन चिट देने के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दी है अर्जी। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जारी। चंडीगढ़ से किरण खेर को टिकट दिए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, तो दिल्ली में उदित राज का विरोध। कांग्रेस संसदीय बोर्ड आज जारी कर सकती है तीसरी सूची में 150 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। मोदी के खिलाफ उम्मीदवार का हो सकता है ऐलान। बगावत है, भारी बगावत है। कांग्रेस में है, बीजेपी में है, नई नवेली आम आदमी पार्टी में है। कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। लोकतांत्रिक पार्टियों के अलोकतांत्रिक होने का सबूत है ये विरोध। अपने ही मोहरे आग दिखा रहे हैं। सुविधा की राजनीति में खच्चर फंस रहा है। पैराशूट उम्मीदवारों की जमीन दरक रही है। पार्टी की जमा पूंजी कार्यकर्ता होते हैं। नेताओं की जीत की चाबी भी कार्यकर्ताओं के पास ही होती है। और ये अजीब है कि टिकट बंटवारे में अगर किसी को नजरअंदाज किया जाता है तो वो भी सिर्फ कार्यकर्ता ही होता है। तमाम दलों में असंतोष का ज्वालामुखी फूट रहा है। आम कार्यकर्ता जवाब मांग रहा है और आला कमान खामोश है। नाराजगी की इंतहा देखिए। जिन नेताओं की होर्डिंग्स कार्यकर्ता रात रात भर जग कर लगाते रहे, आज वही हाथ मुर्दाबाद की तख्तियां लिए हुए हैं। जयकारे लगाने वाली जुबानें अब बगावती हो चुकी हैं। कार्यकर्ताओं के शोरगुल में अनुशासन की धज्जियां उड़ रही हैं। उम्मीदवारों के चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं। विरोध के काले झंडे नेताओं की बोलती बंद कर रहे हैं। सफाई के नाम पर रटे रटाए बयान हैं। पार्टियों के लिए घर का मामला है जो सुलझा लिया जाएगा। ऐसा हर बार होता है, पर यही सवाल है 100% का सवाल कि हर बार ऐसा क्यों होता है। हर बार कार्यकर्ता ही हाशिए पर क्यों होता है। हर बार दिल्ली में बैठकर कन्याकुमारी की किस्मत क्यों लिख दी जाती है। क्यों पार्टियों की उम्मीदवारों को आयात करना होता है। क्यों इलाके के कद्दावर नेताओं और ईमानदार कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है। क्यों हर बार लोकतंत्र के नाम पर पार्टियां खुद पार्टीगत लोकतंत्र की हत्या कर देती हैं। क्या सिर्फ चुनाव जीतना ही सियासत है और जीत के लिए उम्मीदवारों का आयात, निर्यात, विस्थापन, पुनर्वास जायज है? अगर है तो कितना? ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। जी हाँ, ये बड़ा सवाल कि कार्यकर्ता जब इस स्थिति में खड़ा होगा तो पार्टी कहां तक जाएगी। चाहे बीजेपी की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो या कांग्रेस की। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ दिनेश प्रताप जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। शुभ्रा, बाकी मेहमानों का परिचय। बिल्कुल, जिशान हैदर हैं हमारे साथ, लखनऊ से कांग्रेस के नेता, और साथ ही सुब्रत मुखर्जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं में असंतोष है, एक बात साफ है कि लोकतंत्र की दुहाई जो पार्टियां देती हैं, उनके भीतर ही कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वो नजर नहीं आ रहा है। किसी एक पार्टी की बात नहीं है, आपको बताएं तमाम पार्टियों में जो असंतोष है जमीनी कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल यही कि जब उम्मीदों पर पानी फिर जाए, जब अपेक्षाएं हाशिए पर रख दी जाएं, जब भावनाओं का अनादर हो, तब अनुशासन दम तोड़ने लगता है। संकल्प नारों में गुम हो जाता है। पार्टी का पोस्टर लगाने वाले हाथ पार्टी दफ्तर में नेताओं के खिलाफ काले झंडे उठा लेते हैं, और यही बगावत कहलाती है।
जी हाँ, ये स्थिति है। बगावत के राह पर कार्यकर्ता अगर खड़ा हो जाए, पार्टी के अंदर ही उठने लगे वो आवाजें जो घमासान की तरफ ले जाएं, तो स्थिति बताती है कि बगावत का बिगुल बज चुका है और आगे का नजारा पार्टी कोई भी हो उसके लिए बेहद चिंताजनक रहेगा। जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रुख कर रहे हैं हम दिनेश प्रताप जी का। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश प्रताप जी, आपकी पार्टी के अंदर जो कुछ भी ये नजारा देखने को मिल रहा है, अब इसे आप सुखद स्थिति तो नहीं कहेंगे जितना मैं समझता हूं। चाहे कोई भी मामला हो, पार्टी में आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद पहुंचे वीके सिंह जी, उनका विरोध शुरू हो गया। दिल्ली में उदित राज जी का विरोध शुरू हो गया। किरण खेर जी में पता आपकी पार्टी का अपना मापदंड है, उन्हें कौन सी उम्मीदों की किरण चंडीगढ़ में दिखाई दी कि उन्होंने किरण खेर को अवतरित कर दिया, ऐसा क्यों? अमित जी, अगर आप देखिए तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की आज पूरे देश में लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी की आज हाँ। एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी किसी अपने योग्य व्यक्ति को उम्मीद उतारती है, ये स्वाभाविक रूप से आवश्यक है और हर जगह हर लोग नहीं, देखिए हम थोड़ा सा सुनिए दिनेश जी। अमित जी, पर्याप्त समय दिनेश जी, हम लोग पर्याप्त समय के दौरान आपसे और भी बातें पूछेंगे, लेकिन शुरुआत आपने जो कर दी ये लहर से, इस लहर के बीच में ये पार्टी के अंदर जो विरोध का कहर टूट रहा है, इस बात के मायने समझिए ना आप। अगर लहर चल रही है तो लहर में तो बह जाना चाहिए, लहर तो बाहर ले जाती है। लहर में कहर नहीं है। कार्यकर्ता तो किरण खेर के नाम हो या वीके सिंह जी का नाम हो या आपके देवरिया में कलराज मिश्रा जी प्रकट हो गए तो कार्यकर्ता बह जाता जिंदाबाद करते हुए कि चलने दो लहर, हमें बहने दो, प्रचार करने दो। अमित जी, बात वही मैं आपको समझा रहा था। असल में दिक्कत क्या है कि हर कार्यकर्ता किसी न किसी नेता के साथ जुड़ा होता है। स्वाभाविक है कि एक क्षेत्र से 4 उम्मीदवार, 5 उम्मीदवार, 10-10 उम्मीदवार होते हैं, तो कार्यकर्ता भी किसी न किसी उम्मीदवार के साथ होता है। स्वाभाविक है, उसका लगाव होता है, उसका जुड़ाव होता है। जब उसके गुट को समझ लीजिए या जिसको फॉलोअर, जिसकी फॉलोइंग करता है, अगर उसको टिकट नहीं मिलता है, स्वाभाविक नहीं। दिनेश जी, ये जो तर्क आप दे रहे हैं, दिनेश जी मेरी बात सुन लीजिए, जो तर्क आप दे रहे हैं वो तर्क हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जहां से आपने शुरुआत की, नरेंद्र मोदी की लहर से आपने शुरुआत की, और यही लहर जो है बार बार सवालों के घेरे में आ रही है और कहा यह जा रहा है कि एक व्यक्ति को लेकर के उस पर केंद्रित करके आप राजनीति कर रहे हैं। यहां पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं में असंतोष देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी फिर उसी राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो जमीन तैयार करता है, वहां पर जो पार्टी के लिए काम करता है, आप उसे तो कहीं नजरअंदाज नहीं कर रहे, व्यक्ति विशेष पर ध्यान दे रहे हैं आप यहाँ। सुब्रा जी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो किसी एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित होकर काम नहीं करती, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र भाई मोदी होंगे, तो पूरी पार्टी के नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हो, नरेंद्र मोदी को जनता के साथ खड़ी नहीं हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हो, ये जिम्मेदारी बनती है। नहीं, ये बड़ा सवाल है शुभ्रा, जिस तरीके से तर्क सामने आते हैं इन स्थितियों में कि वो कार्यकर्ता जो विरोध कर रहा है वो तो सामान्य बात है, सामान्य दृश्य कुछ होता नहीं है, दृश्य बहुत ही हल्के फुल्के दृश्य कुछ और ही किया जाता है। कांग्रेस की स्थिति को हम जरा समझेंगे। कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हैं। जीशान हैदर साहब मेरे साथ हैं, लखनऊ से कांग्रेस के नेता। जीशान जी, पहले तो आप बताइए बीजेपी के अंदर जो चल रहा है, तो आप निश्चित तौर पर शायद यही कहेंगे कि इनके पार्टी का अंदर का मामला है। कांग्रेस में कितनी सुखद स्थिति मानेंगे आप टिकटों को लेकर? सूची तो आपने माना कि बड़ी तेजी से निकाली थी, पहली सूची आपकी आई थी, कितनी सुखद है आपकी पार्टी में स्थिति? नहीं, देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, वो मोदी जनता पार्टी है। और जहां तक कह रहे हैं हमारे भारतीय जनता, आप क्या कह रहे हैं, वो एमजेपी है कि भारतीय जनता वो एमजेपी पार्टी हो गई है? कम से कम विरोध नहीं। जीशान हैदर जी, सवाल ये है कि क्या आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? और जो बात दिनेश जी कह रहे थे कि एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी जो है वो बीजेपी है, नहीं रह गई है। जीशान हैदर जी के पास हम फिर से एक बार जाएंगे, उनकी आवाज ठीक ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, सुब्रत मुखर्जी। सुब्रत साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जाहिर है कि तमाम पार्टियों के भीतर जो है वो बगावत दिखाई पड़ रही है, कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं, जमीनी स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात सामने आ रही है, बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी और आम आदमी पार्टी में भी, जो पार्टी विद डिफरेंस अपने आप को कहती है। लेकिन सवाल ये है सुब्रत साहब कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या जीतने की धुन में पार्टियां जो हैं वो अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रही हैं? इसकी क्या वजह मान रहे हैं? देखिए, इसका बहुत बड़ा कारण है जो हमारे देश में जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें जो पूरा जो ठीक तरह जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है। जी।
एक आपको याद होगा जो पहले गुनर मिडिल की किताब आई थी एशियन ड्रामा, उन्होंने कहा था सॉफ्ट स्टेट जी। एक तो है जो हमारी जो स्टेट है ये कोई हार्ड डिसीजन नहीं ले सकता है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं ये बड़ी दुर्बल है। पहले जमाने में ये होता था कम से कम लेफ्ट पार्टीज में इस तरह का चीजें नहीं होती थी, पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट पार्टी से इससे बचा नहीं हुआ है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि देखिए हमारे देश में जिस तरह टिकटें दिया जाता है वो एक गिवर एंड टेकर के तरह है। इसमें आप कोई भी पार्टी वो बचा नहीं हुआ है। और इसका मतलब यह है कि राजनीतिक दल का जो सबसे बड़ा काम है कि ग्रासरूट के जो डिमांड है, ग्रासरूट के जो इच्छाएं हैं उसको पॉलिटिकल प्रोसेस में ले जाएं और उसको चैनलाइज करें। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करने में असमर्थ है। और इसके साथ जो समस्याएं हैं बिल्कुल जो ये क्यों असमर्थ है, इस चीज को हम समझेंगे। शुभ्रा जरा जीशान साहब को सुन लें इत्मीनान से, क्योंकि लखनऊ से थोड़ा विलंब से आएगी उनकी ध्वनि। जीशान साहब, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या आप इस बात से ही संतुष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जनता पार्टी हो रही है? आप अपनी पार्टी की स्थिति को कितना सुखद मानते हैं? पहले तो मुझे इस बात का उत्तर दीजिए, फिर मेरा अगला सवाल आपसे। आवाज पहुंच रही है जीशान साहब? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताजी ने कहा कि यहां इकलौती पार्टी है जिसमें जो है हम कोई जी बिल्कुल आवाज पहुंच रही है। आप तक आ रही है आवाज मेरी? जी आ रही जीशान जी बोलिए। तो मैं वही कह रहा था कि ये कौन सा तरीका है कि लहर चल रही है तो लोग विरोध कर रहे हैं। ये मुझे कोई तरीका नहीं समझ में आया कि लहर में विरोध कहां से होती है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने टिकट वितरण किया है, यहां आप देखिए कांग्रेस पार्टी में कहीं भी विरोध इस तरह का आपको देखने को नहीं मिला होगा। पहली बात तो माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको। क्या हो आप नहीं माफी, मैं दिनेश प्रताप जी का रुख करूंगा, लेकिन माफी चाह के आपको रोक रहा हूं। जीशान साहब, कहीं विरोध देखने को नहीं मिलेगा, ये शब्द कहने से पहले आपको पूरी स्थितियां पता है कांग्रेस की। फिर अगला सवाल मेरा, आप इस बात को कह सकते हैं पूरे इत्मीनान के साथ कि कहीं कोई विरोध नहीं है? पहले तो मुझे इस बात की पुष्टि कर दीजिए, आप कहीं कोई विरोध नहीं कांग्रेस का? नहीं, बिल्कुल हमें सारी स्थितियां पता है। ठीक, अब अगला सवाल मैं आ रहा हूं। दिनेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। जरा मैं जीशान साहब से एक चीज पूछ लूं। हो सकता है कि तस्वीरें तो कभी झूठ नहीं बोलती। जीशान साहब क्या समझ रहे हैं कि हो सकता है? जीशान साहब, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, छत्तीसगढ़ का उदाहरण दे रहा हूं। मैं आपको छत्तीसगढ़ का उदाहरण दे रहा हूं, आपके पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में। सुन लीजिए पहले जीशान साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां तोड़ी। आपके प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल के चैम्बर के सामने लाते घूसे सब कुछ चलाया गया। ये विरोध करने की पहली संस्कृति कौन सी है? और अगर आप कहें ये विरोध नहीं है, मामूली प्रतिक्रिया है, तो इसको मैं कैसे मान लूं? तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दिया, कैसे यकीन कर लूं मैं इस बात का? नहीं, ये कहना ही अपने आप में देखिए, नहीं देखिए, एक आध जगह कहीं कुछ हो गया हो, कुछ नहीं है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का देखिए, हर शहर में, हर जिला में, हर लोकसभा में यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से टिकट बांटा है, और भारतीय जनता पार्टी में टिकट जहां पे नरेंद्र मोदी ने चाहा है, जिनको चाहा है उनको टिकट दिया गया है। वहां पे कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं हुई है टिकट बांटने के लिए। ठीक है, नहीं, मैं एक चीज और जल्दी से पूछ लूं, फिर शुभ्रा आप रुक कर लीजिएगा दिनेश प्रताप जी का। आप एक आध जगह की बात कर रहे हैं, इसे कैसा आप देख, इस स्थिति को आप कैसे देखेंगे जीशान साहब? मध्य प्रदेश का उदाहरण मैं दे देता हूं, नाम बताता हूं आपको, सीट बताता हूं। भिंड संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश का, भागीरथ प्रसाद जी को टिकट देती है पार्टी एक दिन पहले, और वो टिकट को ठुकरा देते हैं। आपके टिकट को अगले दिन बीजेपी में पहुंचते हैं, उनको वहां टिकट मिल जाता है। आपके पार्टी का कार्यकर्ता जो चिल्ला रहा था कि इनको टिकट मत दीजिए, वो बीजेपी चले जाते हैं, उनको आपकी पार्टी टिकट देती है। इसको कैसे समझूं मैं?
देखिए इस वक्त ये चुनावी माहौल है, इस वक्त आया राम गया राम बहुत आएंगे। भारतीय जनता पार्टी में, आप पार्टी में, बहुजन में, समाज में, कांग्रेस में, सब में आया राम गया। अब ऐसे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भांजी हमारी पार्टी में आ गई, भतीजी हैं। देखिए इस चीज को आप कोई उससे नहीं तौल सकते हैं कि किस तरह से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और टिकट तो ये तो हर पार्टी में इस वक्त चलेगा। चलिए चलिए जिशान साहब, आप इनकार कर रहे हैं भले ही इस बात से भी कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी खराब नहीं है, सब ठीक चल रहा है, इस बात के भी उदाहरण तमाम बताए अमित ने, और जाहिर है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंफॉर्मेशन रखिए। जिशान साहब, दिनेश जी के पास मैं जाना चाहूंगी। दिनेश जी, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि सभी पार्टियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में आपको नहीं लगता लोकसभा चुनावों से पहले कुछ ज्यादा ही ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं? अभी फिलहाल आज की ही घटना मैं बताऊं, गाजियाबाद में विरोध हो रहा है, चंडीगढ़ में विरोध हो रहा है, दिल्ली में विरोध हो रहा है, वीके सिंह साहब का विरोध हो रहा है, किरण बेदी माफ कीजिए किरण खेर का विरोध हो रहा है, इन तमाम लोगों का विरोध हो रहा है। जमीनी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जो पैराशूट उम्मीदवार हैं वो उतारे जा रहे हैं, यानी कि कार्यकर्ता अपना जी जान लगाकर वहां पर काम करता है, जमीन तैयार करता है, लेकिन आप ऐन चुनावों से पहले सेलिब्रिटी को उतारते हैं, ऐसे लोगों को उतारते हैं। आपको लगता है कि ठीक है, चूंकि इन्हें पार्टी में शामिल किया गया है तो टिकट दिया जाना चाहिए। अब क्या समझा जाए, आपकी पार्टी में आखिर इतने सारे विवाद एक साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा है हमने कि कैसे सीटों के बंटवारे से पहले विवाद खड़ा हुआ, फिर ये नए विवाद आज भी। सुब्रा जी, जरा एक बार हम जिशान जी के उस सवाल का जवाब दे दूं, फिर उसके बाद मैं जल्दी आपके पास दीजिएगा, आता हूं। जल्दी जिशान दीजिएगा। जी, बस 1 मिनट में दूंगा, अब तक दे दिया होता। हाँ। जिशान जी कह रहे थे कि भारतीय जनता में लोकतंत्र नहीं है। अगर किसी पार्टी में लोकतंत्र है तो भारतीय जनता पार्टी में आप कह रहे हैं मोदी पार्टी हो गई। जरा जिशान साहब बताएं कि कांग्रेस किसकी पार्टी हो गई? लिमिटेड कंपनी वाले पार्टी के लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो उन पर दया आती है। और रही दूसरी बात, आज हमारी पार्टी में टिकट हुआ नहीं, चुनाव लड़ने वीके के लिए सिंह का होड़ लगी टिकट हुई हुआ है। नहीं, एक वीके सिंह का सामान्य टिकट हुआ नहीं, कार्यकर्ता जो आज लेकिन सड़कों क्योंकि पर उतरा है जिशान जी, वीके वो सिंह चुनाव लड़ना चाहता है। मोदी के मंच पे बैठ चुके थे तो लोगों ने पहले ही मान लिया कि उनका टिकट हो। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हॉस्पिटल अरे में होड़ चुनाव कितनी हो चुनाव नहीं जी लड़ना दिख रहा है, चाहते, कितनी हिम्मत होड़ नहीं लगी हुई उनकी। है, हिम्मत वो नहीं दिख हो रहा है। रही, बड़े चुनाव बड़े लड़ जाएं। बड़े वो बड़े हॉस्पिटल नेता में किनारे जाकर बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल अरे में आपकी जाकर तो अटल बीमारी बिहारी का वाजपेयी बहाना की बनकर भांजी कांग्रेस में आ गई बीमारी कि का लोकतंत्र की बहाना हत्या कर दी बनाकर नरेंद्र मोदी ने चुनाव भारतीय लड़ने से जनता बच पार्टी रहे में। हैं। हमारा तो मंडल का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा हुआ है, उसको टिकट चाहिए। ये तो हम अच्छा दिख रहा है, समझते हैं। कितना नहीं, सही बात, आपकी अब सुब्रा पार्टी की में बात जो कह रही थी, वो मैं दिख उस पर रहा आता है, हूं। जिस तरह से बड़े बड़े तो नेता कृपया इस तरह की बयानबाजी ना करें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो लेकिन एक चीज ये बताइए, एक चीज बताइए, देखिए नहीं जिशान जी बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, शुभ्रा के जवाब शुभ्रा की बात पे मैं आ जाऊं। नहीं, शुभ्रा के प्रश्न का आप जवाब दीजिए, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किसी की बीमारी का मूल्यांकन आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, हम एक नहीं कह रहे हैं। देखिए ये नहीं, ठीक है, वो स्थिति अगर वो वास्तव में बीमार नहीं है तो वो भी सामने आ जाएगा। नहीं, हम आप अस्पताल गए क्या दिनेश प्रताप जी? आपने उनकी मेडिकल रिपोर्ट देखी? आपने मनीष तिवारी की मेडिकल रिपोर्ट देखी है क्या? सिर्फ एक बात नहीं है, बड़े बड़े नेता, हम सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, बड़े बड़े नेता नहीं हिम्मत कर रहे हैं और चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। किस लिए? और जो बच रहे हैं ना, उनके बड़े बड़े नेता स्वीकार कर रहे हैं कि आज देश में मोदी की राज चल रही है। किसान हैदर नहीं स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इनके बड़े बड़े नेता जहां सम्मेलनों में जा रहे हैं, जहां भाषण दे रहे हैं, जिन कार्यक्रमों में जा रहे हैं, वहां कह रहे हैं कि इस बार मोदी की लहर चल रही है। और यही मोदी का लहर का नतीजा है कि आज जब मोदी जी जो बनारस में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, तो इनमें आपस में साठगांठ चल रही है कि सारे लोग मिलकर उनके खिलाफ। अच्छा होता कि आप सारे लोग मिलकर प्रत्याशी उतार देते। देश की गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जिशान हैदर साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? सुना आपने क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं दिनेश साहब, कुछ बोलना चाहेंगे आप? अरे इनके नेता ने कहा ठीक है, ठीक है, जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं दिनेश जी, जवाब। दिनेश जी से हम तो दिनेश जी से कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नेता, अरे कह रहे हैं ना, देखिए ये कह रहे हैं दिनेश जी जिस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस में लोगों इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। अरे हमारे यहाँ चलिए, आप कह रहे हैं मान लेते हैं नहीं लड़ना चाहते हैं, जबकि सब लड़ना चाहते हैं, सबको मालूम है 55 मेजोरिटी से हम आएंगे। आप अपने यहाँ बताइए, जो बड़े बड़े नेता हो, चाहे कलराज मुरली मनोहर जोशी हो, कलराज मिश्रा हो, लालजी टंडन हो, जसवंत सिन्हा, अडवाणी की सीट अभी तक क्यों नहीं डिक्लेयर हुई? शत्रुघ्न सिन्हा की सीट क्यों? इसका सवाल सुन लीजिए, आपका तो हिटलरशाही चल रही है। सवाल सुन लीजिए, इसका जवाब यही है कि हमारे यहाँ बड़ा सा बड़ा नेता भी आम काज करता है, वो अपने टिकट को नहीं तय कर सकता है। कांग्रेस पार्टी नहीं है कि सोनिया गांधी किसी का टिकट तय कर देंगी। हमारे यहाँ पार्लियामेंट सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है जो तय करती है। नहीं, चलिए जिशान जी
जीशान जी सुन लीजिए, जीशान जी सुन लीजिए, जीशान जी मुझे सवाल करना है, जीशान जी सुन लीजिए, मुझे दिनेश जी से सवाल करना है। दिनेश जी, पहले तो शुभ्रा जो आपसे सवाल करे थे उसका जवाब दीजिए, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, किरण खेर का योग्यता मापदंड आपकी पार्टी को ऐसा क्या नजर आया कि आपके जमीनी कार्यकर्ता को नाराज होना पड़ा? पहली बात सुनिएगा, गंभीरता सुनिएगा, आप पार्टी के नेता में 3, आप संगठन को जानते होंगे, चंडीगढ़ में आपके संगठन में कौन कौन लोग काम करते हैं, दिनेश जी आप भी जानते होंगे। मैं 3 नाम लूंगा आपसे, या तो आप इनको बताइए ये अयोग्य है। पहला नाम हरमोहन धवन, पूर्व केंद्रीय मंत्री। दूसरा नाम संजय टंडन, आपके पार्टी के नगर अध्यक्ष। तीसरा नाम सामने और भी आया था, सत्यपाल जैन, जो आपके यहाँ के सांसद थे। इन 3 में क्या योग्यता में कमी रह गई जो किरण खेर सीधे अवतरित होंगे? मुझे इस बात को उत्तर जी, मैं इन 3 कार्यकर्ताओं की बात, ये तो आप बड़े बड़े नेताओं का नाम ले रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है इन सारे नेताओं से बड़ा है। हमारे यहाँ योग्यता की कमी नहीं है। हम कहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ योग्यता की कमी? हमारे यहाँ तो एक से एक बढ़कर जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ने में सक्षम है, लेकिन चुनाव तो एक ही व्यक्ति लड़ सकता है, और इसका निर्णय वहां से चुनाव कौन लड़ेगा ये हमारी केंद्रीय चुनाव समिति और स्टेट के लोग तय करते हैं। ये बातें आप पहले भी कह चुके हैं, ये दावे आप पहले भी कर चुके हैं कि कोई आला कमान डिसीजन नहीं लेगा, जो कार्यकर्ता है पार्टी के वो अपना फैसला करेंगे और उनकी भागीदारी होगी। लेकिन कितनी भागीदारी है ये इसी से समझा जा सकता है कि तमाम जगहों पर विरोध भी हो रहा है, प्रदर्शन भी हो रहा है, अमित प्रदर्शन भी हो रहा है, और साथ ही जो बड़े नेता है राजनाथ सिंह के खिलाफ भी नारे लगाए गए हैं। कल रात मैं देवरिया का जिक्र करूंगा दिनेश जी से। मैं जल्दी से सुब्रत जी का रुख कर लेता हूं। सुब्रत जी पूरी स्थिति को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। सुब्रत जी, आपने दोनों ही पार्टी के नेताओं को सुना, कांग्रेस की तरफ वो स्वीकारने तैयार नहीं है कि आपका आम कार्यकर्ता, कहा जाता है किसी कार्यकर्ता के लिए कार्यालय जो होता है उसका प्रदेश मुख्यालय वो मंदिर होता है, वो वाकई में जो आम कार्यकर्ता होता है उसको मंदिर की तरह पूज रहा होता है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस का कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में कुर्सियां फेंकता है, लाते मारता है अपने प्रदेश अध्यक्ष के चैम्बर में, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता चिल्ला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अपनी पार्टी के बड़े नेता की मुर्दाबाद कर रहे हैं, और पैराशूट उम्मीदवार वाली जो संस्कृति एकदम सामने आती है, आपको लगता है वही कार्यकर्ता मनोयोग से काम कर पाएगा या इसको इतने हल्के से ले लिया जाए जितना दोनों पार्टियां ले रही हैं? आप चूंकि वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है जो हमारे देश में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, जो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी बोलता है उसका कहीं भी नहीं है। तो इसका जो पूरा चीज है, जो राजनीतिक दल को जिस तरह बढ़ना चाहिए स्वाभाविक रूप से वो नहीं बढ़ती है। तो जब चुनाव के टाइम आ जाती है तब सारा जो प्रेशर पड़ता है और उसको कैसे एब्जॉर्ब करे वो पार्टी मशीन के पास नहीं होता है। पर एक चीज बहुत अच्छी है कि हमारे देश में जो राहुल जो चाहता है वो भी पूरा नहीं होता है, मोदी भी जो चाहता है वो भी पूरा नहीं होता है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि अभी भी हमारे देश में थोड़ा बहुत प्रेशर काम करता है। अच्छा, ये प्रेशर कैसे काम करता है? इसमें अंतर है। कांग्रेस कभी भी कैडर पार्टी नहीं था। तो एक जमाने में गांधी जी जो बोलते वो था, उसके बाद नेहरू जी आए, और उसके बाद इनके एक हाई कमांड का जो पूरा पिक्चर आया वो किसी टाइम तक चला, और उसके बाद हमने देखा इसका भी ये कोई काम आगे ज्यादा नहीं कर सके। बीजेपी के लिए समस्या और है, किसी जमाने में बहुत छोटी सी पार्टी थी। आपको याद होगा एक दफा इनका जो लोकसभा में 2 सदस्य का भी सीमित हो गया था, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो एक जमाने में बीजेपी कैडर पार्टी था, तो अब इनके साथ कांग्रेस के जैसे ये बनना चाहते हैं। आपको याद होगा चंदन मित्र ने एक चीज कहा था, जो कांग्रेसाइजेशन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ द बीजेपी। तो इस प्रोसेस में जो एडजस्टमेंट चाहिए वो ये ठीक तरह नहीं कर सके, इसीलिए ये सारे जो हम देख रहे हैं ये हो रहा है। बिल्कुल, ये तमाम बातें हैं। दिनेश जी से मैं जवाब लेना चाहूंगी। दिनेश जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सुब्रत जी ने हमें बताई कि प्रेशर भी काम कर रहा है पार्टियों के भीतर, और इसीलिए भी इस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। जो जमीनी कार्यकर्ता चाहते हैं, जो सोचते हैं, उसे नजरअंदाज इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हार का डर सताता है, कहीं ना कहीं एक दबाव काम करता है कि ये सीट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें जीतना है। बाहर से आप नेता लाते हैं, वीके सिंह को शामिल किया आपने बीजेपी में, उसके बाद आपने उदित राज को शामिल किया अभी और उन्हें टिकट दिया, ऐसी जगहों से टिकट दिया जहां पर कार्यकर्ता कह रहे हैं कि और भी लोग हैं कतार में। ऐसे में क्या बीजेपी के ऊपर प्रेशर काम कर रहा है, क्या दबाव काम कर रहा है? कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ऐसे सेलिब्रिटीज को उतारो कि उनके उस इमेज का भी फायदा मिल जाए? नहीं, फिर इनकी लीक फिर उस लीक पे होगा कि देखिए चंडीगढ़ से उन्होंने गुलपनाग को उतार दिया, तो आपने भी कहा नहीं अब कोई सितारा ही आना चाहिए। बिल्कुल सुब्रा जी, अभी जैसे
समीक्षक जी बात कर रहे थे कि हम दो सांसदों से हमारी पार्टी शुरू हुई। एक समय था कि हमारे पास 2 सांसद थे, लेकिन आज स्थिति क्या है कि हमने सरकार बनाई और आज फिर हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं, जो ही वातावरण से लग रहा है। और दूसरी बात, इसका मतलब हमारी पार्टी ने कुछ अच्छा किया जिसका परिणाम आज सामने है। दो दल परिणाम सामने किस तौर पे है? परिणाम किस तौर पे है? कि किस तौर पे? मैं सुनिए, माफ कीजिए दिनेश जी, देवरिया के मंडल अध्यक्ष आपके देवरिया में कलराज मिश्रा गए, क्या सूर्य प्रताप शाही जो 1 साल से काम कर रहे थे वहां पे लगातार, ये गलत है क्या वो क्षेत्र में काम कर रहे थे? पहली बात मुझे बताइए। दूसरी बात, मैंने खुद प्रतिक्रिया देखी, हमने खास कार्यक्रम में उस प्रतिक्रिया को चलाया भी था। आपके देवरिया के मंडल अध्यक्ष कह रहे थे यहाँ पे भैया राजनाथ सिंह आ जाएं, कलराज मिश्रा आ जाएं, हमें बर्दाश्त नहीं है। यहाँ लोकल का मसला है, लोकल मतलब लोकल, स्थानीय। ये देखिए, आपका मंडल अध्यक्ष कह रहे थे। अमित जी, हम ये कह रहे हैं कि वो मंडल अध्यक्ष थे, अपनी बात उन्होंने कहा, अपनी पीढ़ी। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है ना, कोई भी व्यक्ति, हम कोई अदना सा कार्यकर्ता टिकट अपना मांग सकता है, कोई अदना सा कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज करा सकता है, इसमें कहाँ आपत्ति है? दिनेश जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि तमाम पार्टियां यही दावा कर रही हैं कि कार्यकर्ता जो सोचता है, कार्यकर्ता जो चाहता है, उसकी कदर है पार्टी को और उसी के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। कांग्रेस कह रही है, बीजेपी कह रही है, आम आदमी पार्टी तो शुरू से कहती है कि कोई आला कमान हमारे पास नहीं है, जो कार्यकर्ता कहेंगे, जो जनता कहेगी वो होगा। क्या ऐसा हो पाता है, हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है जनता पार्टी के जवाब में। आगे बढ़ेंगे, अब जरा स्थितियों को समझे, किस तरीके के नजारे पार्टियों के अंदर निकलकर सामने आ रहे हैं। टिकटों का बंटवारा हो रहा है, इसके साथ सभी सियासी दलों में आपसी खींचतान, नाराजगी और विरोध देखने को मिल रहा है। तमाम दलों में मौजूदा उम्मीदवारों के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। हंगामा, गुस्सा, नाराजगी, कहीं कार्यकर्ता बगावत पर उतारू हैं तो कहीं नेता मुंह फुलाए बैठे हैं। कार्यकर्ता अपने आका को टिकट ना मिलने की वजह से सड़कों पर हैं तो कहीं पार्टी दफ्तर अखाड़े में तब्दील हो गए। सभी दलों में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, वजहें अलग अलग थी, पर नजारा एक था, कार्यकर्ता नाराज हुए, बेहद नाराज। मैं विरोध करता हाँ ਇਹਨਾਂ ਦਾ किरण खैर जी ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह, चंडीगढ़ में किरण खेर तो दिल्ली में उदित राज को कार्यकर्ताओं के विरोध से दो चार होना पड़ा। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बगावत के झंडे बुलंद किए। वजह एक थी, उम्मीदवारों के चयन में कार्यकर्ताओं की इच्छा की अनदेखी। बाहर से किरण खैर जी को यहाँ एमपी के लिए सिलेक्ट किया है पार्टी ने, हम इसका विरोध करते हैं। उनसे अच्छे हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं, लोकल कैंडिडेट हैं, और हमारी जो समस्या है उनसे बहुत अच्छी तरह जानू हैं, हमें उन पे पूर्ण विश्वास है। टिकट बंटवारे से पैदा भूचाल का सामना आम आदमी पार्टी को भी करना पड़ा। गालिब इंस्टीट्यूट में बिहार मधुबनी में टिकट बंटवारे से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मसला किसी एक पार्टी का नहीं है, बीमारी की जद में हर पार्टियां हैं। सवाल ये है कि आखिर पार्टियां टिकट बंटवारे के मसले पर जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी क्यों करती हैं? जिया न्यूज़ ब्यूरो। तो जाहिर है कि पार्टियों के सामने समस्याएं बड़ी हैं, क्योंकि अब कार्यकर्ता ही प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यकर्ता ही अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और अलग अलग तरीकों से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आज किरण खेर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का चंडीगढ़ में, और उनसे पूछा गया कि आखिर आप कैसे देख रही हैं इसे, जो विरोध हो रहा है पार्टी के भीतर ही। क्या कुछ कहा किरण खेर ने, सुनिए। मैं घर से लड़ रही हूँ, चंडीगढ़ मेरा घर है, मैं चंडीगढ़ की बेटी हूँ, हिमाचल की बहू हूँ। मेरे को 100% उम्मीद है कि सारे मेरे भाई बहने मेरे साथ खड़े, तो नहीं
जीतूंगी, दम के चोट पे जीत के जाएंगे। अरे आपको गले लगा के मना लेंगे, वो हमारे कार्यकर्ता है, शायद मुझ में कुछ कमी हो, पूरी कर दूंगी उनके लिए, फिक्र ना करें। ये लेके आप, मैं बाहर से आई हूँ, मेरा ऑफिशियल एड्रेस है 65 सेक्टर 8 है, मैं बाहर से नहीं आई हूँ, यहीं पे पढ़ी हूँ। ये सिटी और स्टेट को रिप्रेजेंट बंसल साहब से पूछिए, वो जब के अभी तक बनी नहीं, वो बाहर से, वो तो यहीं के थे, वो काम क्यों नहीं करवाए। ऑफिशियल एड्रेस बताती हुई किरण खेर, और आपको पता है ऑफिशियल एड्रेस उस स्थिति में बताया जाता है जब दस्तावेज जैसी बात आ जाती है कि आपका प्रूफ दीजिए। तो प्रूफ आपको क्यों देना पड़ रहा है, ये बड़ा सवाल है। वीके सिंह साहब से भी जब पूछा गया कि आखिर आपका विरोध क्यों, क्या कहा उन्होंने? कि मैं आया हूं, अब इसके बाद पार्टी इसका निश्चय करेगी। तो मुझे कोई डर नहीं है, मैं पार्टी का जो भी पार्टी मुझे कह रही है मैं उसके हिसाब से चल रहा हूं। और मुझे पता है कि सैनिक का घर देश के हर नागरिक के दिल में होता है। मैं जहां चला जाऊं मुझे उतना ही प्यार मिलेगा। चलिए इस स्थिति को समझेंगे। बीजेपी का रुख करूंगा, सुब्रत जी का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से जीशान साहब से जान ले जो कह रहे थे बीजेपी में इस तरह की स्थितियां हैं। जीशान जी ये बताइए कि आपके यहाँ भी क्या ऐसी स्थिति नहीं होती कि आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही, क्यों ऐसा लगता है? आप इस बात पे तो गौरवान्वित हो सकते हैं, मैं मान रहा हूं, इस बात पे आप खुश हो सकते हैं कि अटल जी की भतीजी करुणा शुक्ला बिलासपुर से चुनाव लड़ेंगी या कांग्रेस में शामिल होती है, कांग्रेस इस बात पे खुश हो तो ठीक लगता है। लेकिन आपकी पार्टी की एक महिला नेता जो बिलासपुर में उसी सीट से लगातार 2-3 साल से काम कर रही थी, मांग कर रही थी, अचानक करुणा शुक्ला के आने के बाद इतनी आहत हुई कि उनको छोड़ने की बात करनी पड़ी पार्टी की। तो ये जो आम कार्यकर्ता होता है और अचानक आया हुआ कोई आपका मेहमान होता है जिसको टिकट दे दिया जाता है, आपको लगता नहीं कि आपका कार्यकर्ता जरा भी मायूस होता होगा? नहीं देखिए, मैं यही आपसे बताऊं कि एक आदमी को टिकट मिलता है तो एक प्रक्रिया होती है, 3 लोगों का पैनल गया होता है, उसमें से 2 लोग आहत होंगे, वो भी लड़ना चाहते हैं। को लेकर कौन सा पैनल चला गया मुझे बताइए? और को मिल गया पैनल तो उनका जाता है जितना, यदि मैं सही हूं तो राहुल गांधी जी ने जो पैनल का फार्मूला बनाया था इस बार, उसमें तो बड़ा ही अलग फार्मूला था कि जो पदाधिकारी हैं वो वोट डालेंगे, पदाधिकारियों के वोट में से 3 नाम सिलेक्ट होंगे, फिर उसमें जिला कमेटी, ग्रामीण ब्लॉक कमेटी, तमाम कमेटियों की अनुशंसाएं ली जाएंगी। तो करुणा शुक्ला जी अचानक पार्टी में शामिल होती हैं। नहीं, वो कुछ सीटें थी, वो कुछ सीटें थी। नहीं, वो अच्छा, वो कुछ सीटों का था। और यूपी में भी उसमें अम्बेडकर नगर, देवरिया थी, वो सीटें वैसे ही दी जा रही हैं। अच्छा, चलिए, लेकिन आप ये मानेंगे कि आपके कार्यकर्ता को बिल्कुल मायूसी नहीं होती होगी? जी, और मैं ये कह रहा हूं कि कहीं अगर कोई नहीं, बिल्कुल मायूसी क्यों नहीं होती होगी? अगर कोई 2 लोग टिकट मांग रहे हैं और एक को मिल रहा है तो दूसरे को मायूसी होगी। लेकिन हमारे कार्यकर्ता फिर मान भी जाते हैं और वो उनको लड़ाते हैं। और आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं या अभी आपने इसकी करुणा शुक्ला जी की बात करी, जिन नेता की नेत्री की आप बात कर रहे हैं वो अब करुणा शुक्ला जी को इलेक्शन लड़ा रही हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं गाजियाबाद की आप बात कर रहे हैं, वीके सिंह जी को अभी टिकट नहीं मिला है। लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी के साथ स्टेज पे बैठे थे, उन्होंने रैली की थी, नरेंद्र मोदी जी के साथ दिख रहे हैं। तो सबको पता है कि हिटलर जी ने अगर जो है उनको जो है अपने साथ बैठा लिया तो उन्हीं को टिकट मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से आज काम हो रहा है। ठीक है, दिनेश जी से मैं इस बात का जवाब लूंगी। दिनेश जी, आप पर आरोप लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ जो भी रैली में आ गया या फिर मंच शेयर कर लिया उसका महत्व बढ़ जाता है और वीके सिंह को गाजियाबाद से टिकट दिया जा रहा है। हालांकि अभी इस नाम का ऐलान नहीं हुआ है, आप यही कहेंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि लगभग मुहर लगती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दिनेश जी, पहले भी सवाल यही खड़ा हुआ था कि उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता तो छोड़िए, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपकी पार्टी के बड़े नेता भी नाराज बताए जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से आप पूरे दिन मीटिंग चली है, पूरे दिन दिनेश जी, उसके बाद डिसीजन हो पाया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के कौन से सीट पर कौन सा नेता चुनाव लड़ेगा। बनारस से नरेंद्र मोदी का नाम फाइनल होता है। उससे पहले किस तरह से लालजी टंडन बोले, कैसे मुरली मनोहर जोशी नाराज थे, ये किसी से छुपा नहीं है दिनेश जी। अब जब वरिष्ठ नेताओं को इस तरह से महत्व नहीं दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को कैसे मिले? सुब्रत जी, मैं यही बात कर रहा था। अभी जिशान हैदर साहब जिस तरह की बात कर रहे थे, जिस लोकतंत्र की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ पार्टी अपने जिले में अपनी उम्मीदवारी के लिए आवेदन देता है और हमारी क्षेत्र समिति में जाता है और क्षेत्र समिति वो पैनल भेजती है प्रदेश समिति को, प्रदेश समिति उस पैनल को भेजती है केंद्रीय चुनाव समिति में, वहां निर्णय होता। और दूसरी चीज,
कोई भी नेता हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। एक चीज उसके पहले मैं आपसे ये कह दूं कि जैसे कोई भी विद्यार्थी अमित जी किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता है, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में लिया तो उसकी इच्छा होती है इंजीनियर बने, कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसकी इच्छा होती क्यों डॉक्टर बने। अगर कोई राजनीति के विद्यालय में या राजनीतिक संस्थान में है तो चाहता है कि वो जनप्रतिनिधि बने। नहीं, लेकिन दिनेश जी सवाल ये है, दिनेश जी। लेकिन सबके लिए जनप्रतिनिधि बन पाना असंभव है। और भारतीय जनता पार्टी और सरकार संगठन और परिवार, इन तीनों में बहुत अंतर है। सरकार जो है बहुमत से चलाते हैं, संगठन और परिवार आप सहमति से चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सहमत बनाने का काम करती है, जिसमें एक बार बैठक करनी पड़े, 2 बार बैठक करनी पड़े, 3 बार बैठक करनी। आपने जवाब दिया, आप जरा मेरी बात सुन लीजिए दिनेश जी। ये सहमति बनाने का तरीका है क्या? क्योंकि आपने कहा कि तमाम जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सब मिलजुल करके लेते हैं, एक मत से लेते हैं, पार्टी बड़े अच्छे से काम करे। लेकिन अगर ऐसा होता, वरिष्ठ नेताओं को यहाँ पर नजरअंदाज किया जा रहा है, कार्यकर्ता जो है वो गुस्से में है, क्या माना जाए? मेरा सवाल आपसे ये है कि एक व्यक्ति पर फोकस है आपकी पार्टी, नरेंद्र मोदी को लेकर के हमेशा से ये कहा गया है कि लहर बह रही है, अब उस लहर का सहारा लेकर के अब जहां से जिसको मर्जी हो रही है आप खड़ा कर रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, और वरिष्ठ नेताओं जो हैं उनमें भी नाराजगी देखी जा रही है। इससे क्या समझा जाए? व्यक्तिवादी जो पॉलिटिक्स है वो तो नजर आ रही है ना, जिसका आरोप आप कांग्रेस पर लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं बार-बार सुब्रा जी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति बताइए ना, कोई कौन सा एक व्यक्ति निर्णय कर रहा है जिसको खुद जो बड़े नेता हैं, आप खुद अपने चैनल पे कह रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं आज वो भी मांग कर रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन कोई एक नेता हमारे यहाँ निर्धारित नहीं कर सकता है कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है या लड़ाया जाना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खुद चुनाव लड़ना था, वो चुनाव कहां से लड़ेंगे? अपनी इच्छा लोग व्यक्त कर सकते हैं, कोई भी प्रत्याशी अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन आवेदन आप दे सकते हैं, आवेदन आप दे सकते हैं, लेकिन इसका फैसला जो करेगा वो केंद्रीय चुनाव समिति फैसला। दिनेश जी, गाजियाबाद की मैं बात कर लूं, गाजियाबाद की मैं बात कर लूं, गाजियाबाद के दिनेश जी, गाजियाबाद में भी अगर टिकट का फैसला होगा तो हमारे यहाँ केंद्रीय चुनाव समिति में फैसला होगा, उसके पहले बाहर कोई फैसला नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन एक बात आपको भी प्रतिक्रिया याद रहती होंगी कि माननीय राजनाथ सिंह जी ने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा। राजनाथ सिंह जी के क्या शब्द थे मैं आपको बताऊं? राजनाथ सिंह जी के शब्द थे कि चलिए मुझे गाजियाबाद से अगर नहीं लड़ता हूं तो फिर ऐसी स्थिति में गाजियाबाद के किसी लोकल आदमी को, यानी कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलेगा। ये शब्द थे राजनाथ सिंह जी के। तो अगर राजनाथ सिंह जी ये शब्द कहेंगे तो उसके बाद थोड़ा बहुत तो कार्यकर्ता आहत होगा। कहीं से नहीं, अभी आप जिनकी बात आप चला रहे थे, चर्चा चला रहे थे उनका होने वाला, उन्होंने कहा कि वो भारत के सैनिक हैं और सिपाही का पूरा देश है, बॉर्डर की सुरक्षा की है। अगर किसी एक जनपद से उनको टिकट दिया जाता है तो सौभाग्यशाली होंगे उस जनपद के लोग, गौरवान्वित होंगे उस जनपद के लोग। किरण खेर जो भी लोग हैं, किरण खेर अपना एड्रेस प्रूफ दिखा रही हैं। किरण खेर भी जब लोग उनसे सवाल कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि हम यहाँ रहने वाले हैं, बल्कि मैं जल्दी से सुब्रत जी का रुख कर लेते हैं। हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ये पार्टियां मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि कार्यकर्ता कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर नाराज है। चुनाव से पहले वही कार्यकर्ता जमीन तैयार करता। मैं इस मसले को समझूंगा सुब्रत जी, आप समझते हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मेरा आपसे यही सवाल है कि आखिरकार उस कार्यकर्ता को हल्के से क्यों लिया जाता है, उसकी अनदेखी क्यों की जाती है? दोनों पार्टी कर रही है। सपोज उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करता हूं, किरण खेर जी का जिक्र आया। देखिए, एक चीज में बड़ा फर्क होता है, आप किसी शहर के रहने वाले हो, ये तो आपकी एक डेस्टिनी हो गई कि चलिए आप वहां से हैं, लेकिन क्या आपने 5 साल काम किया? क्योंकि उस 5 साल में जो लगातार विरोध करता है, सड़कों पर उतरता है, वो कार्यकर्ता था, कोई भी हो। आम आदमी पार्टी की भी मैं आपसे स्थिति जानना चाह रहा था, जहां इनर डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र की बात होती थी, वहां पे ज्वाइन करते हैं लोग, 4 दिन बाद छोड़ देते हैं। जसविंदर नरूला, उन्होंने ये बयान दिया आज कि वहां पे पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है, सुनता नहीं है। चंडीगढ़ में उनको कैंडिडेट सरिता भट्टी जो पहले थी, बदल के गुल पनाग को देना पड़ा। मेरा मूलभूत सवाल आपसे यही है, किसी भी पार्टी में कार्यकर्ता की इज्जत फिर, या किसी भी कार्यकर्ता की जो निष्ठा है वो सिर्फ इसलिए कि उसको केवल आदेश दिया जाए, उसको फरमान दे दिया जाए कि देखिए ये आपके प्रत्याशी है, लग जाइए कल से काम पे। देखिए, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरत चीज है कि हर पार्टी में एक लोकतंत्र पार्टी के अंदर हो, वो हिंदुस्तान में नहीं है। और आपको देखिए, जो बगावत हो रही है ये 2 तरह का है। एक तो जैसे आपने बताया, जो लोकल लोग हैं जिन्होंने काम किया, उनको सीट नहीं मिला, तो ये निश्चित है कि उनको दुख भी लगेगा, वो प्रोटेस्ट भी करेगा। आप बोलिए, बीजेपी में गोविंद आचार्य जैसा कोई बचा क्या? तो कांग्रेस और बीजेपी में फर्क कुछ खास बचा नहीं। कांग्रेस की भी वही दोनों का हालत एक ही है। और देखिए, दूसरे तरफ जो बगावत करते हैं, जैसे मैं 2 नाम लेके बता रहा हूँ, सिद्धू जैसे
कर रहे हैं अमृतसर में जी। वो निश्चित हार जाते। हाँ। क्योंकि आपको याद होगा जो उनके लेके पोस्टर चला एब्सकॉन्डिंग, ये भागा हुआ है, ये अमृतसर कब आएगा, वो एक चीज नहीं किया। अच्छा, मुरली मनोहर जोशी पहले भी चुनाव हारे हैं और उसके बाद तुरंत वो राज्यसभा का मेंबर बने, और इस बार निश्चित है कि बनारस से वो लड़ते तो वो चुनाव हार जाते। तो इस तरह करते हैं कि एक फेस सेविंग डिवाइस हो जाए, हम और कहीं से लड़ जाए या मुझे राज्यसभा के नॉमिनेशन मिल जाए और कुछ मिल जाए, कि मेरा जो दिल्ली में जो मेरे जो सारी चीजें हैं वो बरकरार रहे। तो इसमें काफी नाटक भी है, इसमें सिंसियरिटी की बड़ी अभाव है। तो इसीलिए हमारे देश में सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य है मैं कहूंगा, लेकिन इसका मैं सेबोटेज का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका इस्तेमाल होता है कार्यकर्ता हुई आपका, फिर पता चला कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी का काम करने लगा, धीरे से अंदर से बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस का काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कंफ्यूज है मैं कहां जाऊं। ये स्थिति जो है, क्या पार्टियां इसको गंभीरता से लेती? मैं दरअसल इसलिए नहीं लेती जी। सारे मिले जुले ऐसा क्यों? हैं, ऐसा क्यों? और इसीलिए लोग इतने दूर चले गए कि आप देखेंगे हमारे देश में जो राजनीतिक क्लास है इनका कोई इज्जत नहीं बचा, और इसीलिए आम आदमी पार्टी इतना आगे बढ़ सका। आप बोलिए किसी भी देश में ये आम आदमी पार्टी ने जो कमाल तो किया, वहां भी खराब स्थिति अब वो और बात है, पर पहले तो शुरू तो हुआ था ना। जी। तो इसका मतलब है जिनको कुछ सोच करना चाहिए, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को लाना पड़ेगा। और देखिए पार्टीज को वोट कितना मिलता है, मोदी जी जीत भी जाए उनको 50% वोट तो हिंदुस्तान में मिलेगी नहीं। वो क्या सोच रहे हैं कि 22 था 26 हो जाए, राहुल जी क्या सोच रहे हैं वो 26 से 30 हो जाए। तो एक नेशनल पार्टी मुझे दिखाई नहीं देता जो 50% से ज्यादा वोट लेके आगे बढ़े। इसका बड़ा इनके बारे में कोई सोचा ही नहीं। ये लोग एक खेल खेल रहे हैं। इनका जो कोalition अलायंस का जो पैटर्न है, जो ठीक है भाई 16% वोट में ही मैं जीत जाऊं, 12% वोट में मैं मंत्री बन जाऊं, और हमारे जो स्पीकर भी बने थे उनको 16% ही वोट मिला था। तो ये एक अजीब सा खेल हिंदुस्तान में खेल रहे हैं। इसका सुधार राजनीतिक दल नहीं चाहती। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो होगा। नहीं, ये तो पार्टी के व्यक्तिगत एक इनर डेमोक्रेसी का मसला है। जिस स्थिति में जीशान जी शुरुआती तौर पर जो बात मैं आपसे कर रहा था, अब आपने उस चीज को माना ही नहीं कि आपकी पार्टी के अंदर भी आखिरकार आप इतना कह के कैसे संतुष्ट हो जाते हैं कि आपका कार्यकर्ता मायूस तो होगा ही। ये जो शब्द है कि मायूस तो होगा ही, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी तकदीर बन गया है, उसकी किस्मत में लिखा हुआ है उसके माथे पे मायूस होना। नहीं, आपने गलत तरीके से इसको लिया। मेरा कहने का ये मतलब है कि कार्यकर्ता अगर टिकट नहीं मिला है, 3 लोगों ने मांगा, 2 लोगों को टिकट नहीं मिला, तो वो अपना थोड़ा विरोध करेगा, विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे कार्यकर्ता हमारे ही रहते हैं और वो कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होता है उसको लड़ाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपको खुद पता है जो हालात है, जिस तरह से टिकट बांट रहे हैं, और जिस तरह से आप बताइए, मुरली मनोहर जोशी जी के अभी कहते, मुरली मनोहर जोशी जी पिछली बार बनारस से टिकट जीते थे। आज जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, जितने सीनियर लीडर थे वो कहाँ है? सबको, लालजी टंडन, आपके सीनियर लीडर जगदम्बिका पाल जी क्यों दुखी हो गए? जो चाह रहे, जगदम्बिका पाल जी क्यों दुखी हो गए? बेचारे 4 वर्ष तक लगातार बीजेपी का विरोध मुखर करते रहे, तमाम बहसों में चिल्ला के जगदम्बिका पाल कांग्रेस की आवाज उठाते रहे। क्या हो गया? मैंने अभी कहा था, आया राम गया राम, आया राम गया राम तो इलेक्शन के टाइम पे शुरू हो जाता है। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आजकल ये ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। जीशान जी, ये आप मानेंगे? खैर, दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर। दिनेश जी, सवाल ये है कि तमाम पार्टियों में मैंने बैठते ही ये चीज कही थी कि इलेक्शन के टाइम पे ये आया राम गया राम चलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए चलता है कि आपके इंटर पार्टी डेमोक्रेसी है नहीं। लोग जो कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, वो उनको एक मौका मिलता है कि वो बाहर आ जाते हैं। तो बुनियादी जो सवाल है उसका जवाब तो आप दे नहीं है कि किसी भी राजनीतिक दल में बीच के अंदर लोकतंत्र नहीं है। राहुल ने बड़ा सवाल एक मंत्री का पद भी नहीं लिया, वो सबसे बड़ा लीडर बन गया। आपने कभी सवाल नहीं किया
आपने कोई सवाल पूछ ही नहीं सकते हो। ये महत्वपूर्ण सवाल है जो सवाल पूछोगे तो पार्टी के बाहर हो जाओगे। पूछा जाएगा, लेकिन पहले दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दिनेश जी जल्दी जिस आंतरिक लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं, अगर किसी पार्टी में नहीं है, मैं आपको चुनौती दूंगा, अगर किसी एक पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी में, सारे पार्टियों के साथ आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों शामिल कर देते हैं? हर पार्टी में वन मैन ऑर्गेनाइजेशन है। क्या भारतीय जनता पार्टी वन मैन ऑर्गेनाइजेशन है? हमारे यहाँ हर 3 साल पे चुनाव होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ हर 3 साल पे बैठता है, एक परिवार का नहीं बनता है। अपनी जगह पर है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ जोड़कर इसीलिए कहा जा रहा है और शामिल इसीलिए सभी को एक ही साथ किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी में आज 3 जगहों पर कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ प्रदर्शन किया, बड़े नेताओं के खिलाफ नारे भी लगाए। अब फिर भी आप कहेंगे क्या कि जो बीजेपी है वो अलग पार्टी है और यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से, जो बात सुब्रत राय जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं और एक चीज ऐड करूं, आप अपना संविधान बदलते हो, गडकरी जी को प्रेसिडेंट बना के लिए दोबारा, ये किस तरह का लोकतंत्र है? निश्चित तौर पे अगर हम अपना संविधान बदलते हैं पर जब तो हम वो एक मसला है, वो हमारे बाइलाज में लिखा हुआ है कि हम अपने संविधान को कैसे बदल सकते हैं। संविधान को कैसे बदल सकते हैं, हमारे संवैधानिक दायरे में है। नहीं, आप टिकट का जवाब दे दीजिए। चलिए वो मसला दिनेश जी, बीजेपी में ज्यादा लोकतंत्र है, एकदम बेफजूल का है। अन्य पार्टियों की अपेक्षा अगर कहीं लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र, चलिए मुझे टिकट का लोकतंत्र बता दीजिए, टिकट का लोकतंत्र बता दीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर टिकट का जिसकी आप चर्चा करें तो जिसेन हैदर साहब बात करें, हमारे यहाँ जिसका नाम ले रहे थे, वो भी जब तक हमारे यहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नहीं तय किया, केंद्रीय चुनाव समिति ने, तब तक किसी को टिकट, आपके यहाँ जो जिसान हैदर साहब कह रहे थे, इनके यहाँ गांधी परिवार को छोड़कर कोई तय करता है? अगर तय करता हो तो बता दे। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ एक व्यक्ति का नाम लेकर आप तय नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ स्वाभाविक तौर पर है, बनाने पर कभी कभी कुछ दिक्कतें आती हैं। क्या दिनेश जी नरेंद्र मोदी को ध्यान में रख के तमाम फैसले नहीं किए जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है तो निश्चित तौर पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम निश्चित तौर पर जिताऊ कैंडिडेट और अपनी पार्टी का जिताऊ कैंडिडेट और जनता की हाँ बिल्कुल, ये बड़ा सवाल शुभ कह रही हूँ। एक मापदंड ये भी है, आप ये बताइए दिनेश जी, आपके पार्टी के नेताओं को मैंने सुना है, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब वो संबोधित करते हैं, तमाम जो बड़े अधिवेशन होते हैं आपके, उस दौरान कहा जाता है कि आप लोग क्षेत्र में लगे रहिए, आपको 5 साल मेहनत करना हो, कोई कार्यकर्ता ये मत सोचे कि उसको टिकट नहीं मिलेगा, ये कहा जाता है। मैंने खुद सुना आपके बड़े लीडर्स को सुना, देखिए ऐसा नहीं सोचे। दिनेश जी थोड़ा सा सुधार, दिनेश जी एक बात सुनिए, मैंने सुना है दिनेश जी, मैं नाम ले लूंगा तमाम नेताओं के, मैंने उनके उद्बोधन में कार्यकर्ताओं के जो महाकुंभ होते हैं आपके, मैंने सुना है आपके लीडर्स को। नहीं, वही बात मैं कर रहा हूं। और दूसरी बात मैं बता दीजिए, नहीं फिर काम करिए, किरण खेर 5 साल में किरण खेर कितनी बार आई बीजेपी के धरना प्रदर्शन में? आपके उसी सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। हमारे जो बड़े नेता संबोधित करते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी ग्रास रूट लेवल से हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो एक सामान्य कार्यकर्ता से आज प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने हैं। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे परिवार का कोई आदमी राजनीति में नहीं है, लेकिन अगर कहीं संभव है, अगर किसी एक पार्टी में संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है, बाकी किसी पार्टी में संभव नहीं। और हमारे नेता जो कहते हैं आप काम कीजिए, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी अच्छी बात कही आपने दिनेश जी। अगर हमको भारतीय जनता पार्टी हमारा नेतृत्व तय करता है, चुनाव लड़ना है तो कर लिया आपने। अब एक सवाल सुन लीजिए दिनेश जी, सुनना सीखिए दिनेश जी। सवाल ये सुन लीजिए कि बाबा रामदेव बड़ी शिद्दत से आए थे बीजेपी के समर्थन में, एनडीए के समर्थन में, लेकिन उन्होंने खुद आप पर आरोप लगाया कि जरा पार्टी इस बात का ख्याल रखे कि वैसे उम्मीदवारों को टिकट ना दिया जाए जिससे जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हो, परिवारवाद का ख्याल रखे पार्टी। अब यहाँ पर भी आप कहेंगे क्या कि सब कुछ ठीक है? क्योंकि बाबा रामदेव शुरू में नरेंद्र मोदी नमो करते आए थे। रामदेव जी को भी और आपको और किसी को भी सलाह देने की है, आप कर सकते हैं ना कोई चीज। हम आपको अगर कोई सजेशन देना है तो एक सामान्य कार्यकर्ता भी हमारे यहाँ लिखकर सजेशन दे सकता है कि साहब ऐसा होना चाहिए, उसमें कहाँ दिक्कत है? आप सजेशन दीजिए, निश्चित परिवार जो सजेशन स्वीकार करने लायक होते हैं, बीजेपी में उतना ही बरकरार है, सुझाव स्वीकार भी किए जाते हैं जितना बाकी दल में है। यशवंत सिन्हा का लड़के को टिकट मिला, इधर विजय कुमार मल्होत्रा को लड़के को मिला जो बहुत बुरी तरह पिट गया, तो इधर परिवार तंत्र आपके में भी चलता है। आप एक मुखौटा डाल के रखा है, जिस परिवार आप बोलते हैं, आप सुनने का भी तो जरा प्रयास। आपने एक मुखौटा डाल के रखा है कि आपके इधर राजतंत्र भी चल रहा है। कितने पुराने राज के घराने के आपके इधर लीडर्स है, वो भी तो आप काउंट कीजिए। ये कहना कि कांग्रेस से बीजेपी बहुत फर्क है, ये एकदम गलत बात है। दोनों में 19-20 की फर्क है।
दोनों एक ही तरह का चलता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी जैसे पार्टी आया और अपनी इतना जगह बनाई। तो ये आपके लिए एक वार्निंग कॉल है, आपको ये से नहीं सुधरेंगे तो दोनों पार्टी समय समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। सुब्रत जी, समय समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, बहुत जल्दी से मैं आपसे एक फाइनल कमेंट। सुब्रत जी, दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, तीसरी पार्टी कह रहा हूं, कार्यकर्ता की मायूसी को समझना होगा, बहुत संक्षिप्त में। नहीं, देखिए, ये लोग चाहते हैं कि जो ऊपर से कुछ भी फेंके, इसका बहुत बड़ा कारण है ना, हमारी जो कंस्टिट्यूएंसीज है 10 लाख 15 लाख की है, उसमें वो सोचते हैं ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। क्योंकि लोकल कोई काम भी किया होगा उसे कितने लोग जानेंगे, 50,000 जानेगा, 1 लाख चाहिए, 1 लाख लोग जानेंगे। इसलिए एक इलेक्टोरल रिफॉर्म समय बिल्कुल समाप्ति की ओर है। माफी चाहूंगा दिनेश जी, फाइनल रिएक्शन आपसे नहीं ले पाया। जिशान जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े जिन्होंने इन बात को कहने की कोशिश की। लेकिन बड़ा सवाल ऐसा इस स्थिति में सामने आता है कि भले पार्टियां सोचें कि कार्यकर्ता खामोश रहता है, कार्यकर्ता कुछ नहीं कहेगा, वो केवल सहता है, लेकिन कार्यकर्ता की मायूसी को पढ़ना होगा। लेकिन कार्यकर्ता की स्थिति देखकर एक बड़ी चिंता सामने आती है तमाम चुनावों के बाद। आखिर ऐसी क्यों स्थिति है कि उसके हाथ में तख्ती है, जुबान पे नारे हैं, हर बार उसकी नियति में मायूसी के नजारे हैं। खास पेशकश में इतना ही। मुझे और शुभ्रा को दीजिए नमस्कार।